जय हिंद। आप सभी को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आधुनिक काल में भारतीय युगीन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं और उसमें से हम लोगों ने 35 प्रश्नों को देख लिया है। तो आगे के प्रश्नों को आज की वीडियो में देखते हैं। तो 36वां प्रश्न है, इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? साकेत, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक, भ्रमरदूत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साकेत। साकेत जो है ये भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ नहीं है। तो 36वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। तो 37वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है श्रीधर पाठक। ऑप्शन सी इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है कि रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? छायावादी कवि, रीतमुक्त कवि, स्वच्छंदतावादी कवि, रहस्यवादी कवि। तो रोमानी भावबोध के कवियों को जो है उस स्वच्छंदतावादी कवि के नाम से पुकारा जाता है। तो 38वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरणगुप्त कृति नाट्य रचना है? तिलोत्तमा, जयद्रथ व्रत, चित्राधार और द्वापर। तो 39वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। तिलोत्तमा जो है ये मैथिली शरणगुप्त कृत नाट्य रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। तो 40वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो थे ये जो है जकी नाम से उपनाम से उर्दू में रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है कि सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी। तो 41वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो थे ये सुकवि नामक पत्रिका का संपादन करते थे और ये जो पत्रिका थी ये गोरखपुर से निकलती थी। अगला प्रश्न है कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे? शंकर नाम से, त्रिशूल नाम से, स्नेही नाम से, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी जो थे वो राष्ट्र प्रेम की जो कविताएं लिखते थे वो त्रिशूल नाम से लिखते थे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? मुकुटधर पांडे को, लोचन प्रसाद पांडे को, श्रीधर पाठक को, रूप नारायण पांडे को। तो रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के जो है जिस कवि को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं वो है मुकुटधर पांडे। तो 43वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो सही है। किसको मानते हैं? मुकुटधर पांडे को। अगला प्रश्न है कि इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? छायावाद, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी। तो इतिवृत्तात्मिकता जो है वो द्विवेदी युग की जो है प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके पहले हम लोगों ने भारतीय युग को जो है पढ़ा है। भारतीय युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा है। तो उसमें जो पूछा गया है कि उस भारतीय युग की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? तो भारतीय युग की जो मुख्य विशेषता मानी गई है वो समस्या पूर्ति मानी गई है। और द्विवेदी युग में क्या मानी गई है? इतिवृत्तात्मकता मानी गई है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? स्वच्छंदतावादी, नवजागरण सुधार काल, राष्ट्रीयतावादी काल, क्या कोई नहीं? तो 45वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है कि द्विवेदी युगीन जो काव्य का एक जो अन्य नाम है वो नवजागरण सुधार काल है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है वो किसने कहा? तो वो जो है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। तो 46वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है, डॉक्टर नगेंद्र।
अगला प्रश्न है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह परिभाषा किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, राम कुमार वर्मा की, महादेवी वर्मा की। तो ये परिभाषा है ये महादेवी वर्मा की है। तो 47 का जो ऑप्शन डी है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? तो ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपने जो 46 वाला क्वेश्चन देखा, 47 देखा और ये 48 और आप देख रहे हैं, ये सभी जो प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और पूछे हुए प्रश्न हैं। तो 48 प्रश्न को अगर देखें हम 48वें प्रश्न को, तो परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो 48वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। तो 48वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला प्रश्न है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किस व्यक्ति का है? जयशंकर प्रसाद का, परमानंद श्रीवास्तव का, डॉक्टर नगेंद्र का, शांति प्रिय द्विवेदी का। तो ये जो कथन है ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। तो 49वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो सही है। अगला प्रश्न है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो 50वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो है कथन कहा था कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है? रहस्यवादी भावना, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, शोषण का विरोध, अभिव्यंजना, पद्धति में नवीनता। तो 91वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। जो शोषण का विरोध है ये छायावादी काव्य में नहीं दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न है कि विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नौ श्रृंगार, पूछता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूंद दुहरे दृक द्वार। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? पंत की, प्रसाद की, निराला की, महादेवी वर्मा की। तो 52वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की। तो 53वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे उनकी जो है ये पंक्तियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस छायावादी कवि की है? पंत की, प्रसाद की, निराला की, महादेवी वर्मा की। तो ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और ये किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो ऑप्शन बी है। 55वां प्रश्न है छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? 1900 से लेकर 1920 ईस्वी, या 1920 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी, या 1918 से लेकर 1936 ईस्वी, या 1930 से लेकर 1950 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी मानी गई है। तो इसका 55वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? मौन निमंत्रण, जूही की कली, मैं नीर भरी दुख की बदली, बादल। तो इसका जो राइट आंसर है वो जूही की कली है। तो जूही की कली से ही जो है छायावाद का क्या प्रारंभ माना जाता है।
तो 56वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? आंसू, झरना, लहर, कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद की जो अंतिम कृति मानी जाती है वो कामायनी मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 6, 15। तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में जो है 15 सर्ग माने गए हैं। तो 98वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है ये सही है। अगला प्रश्न है कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? 1925 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है वो 1935 ईस्वी माना जाता है। तो 59वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 60वां प्रश्न है सुंघनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? निराला का, प्रसाद का, पंत का, मुकुटधर पांडे का। तो सुंघनी साहू घराने में किसका जन्म हुआ था? तो सुंघनी साहू घराने में प्रसाद का जन्म हुआ था, यानी जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 61वां प्रश्न है प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। झरना, प्रेम पथिक, लहर, आंसू। तो 61वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। जो प्रेम पथिक है इसको जो है इसकी रचना पहले कहाँ हुई थी? किसमें? ब्रजभाषा में हुई थी और बाद में इसको खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया गया था। 62वां प्रश्न है प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? आंसू, झरना, लहर, चित्राधार। तो प्रसाद द्वारा रचित जो विरह काव्य है वो आंसू है। तो 62वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? बौद्ध दर्शन, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शैववाद। तो कामायनी में जो है वो शैववाद का दर्शन मिलता है। तो 63वें प्रश्न का ऑप्शन जो डी है वो सही है। अगला प्रश्न है 64वां कामायनी का पात्र ईड़ा का प्रतीकार्थ क्या है? हृदय है, बुद्धि है, मन है, धर्म है। तो कामायनी का जो पात्र ईड़ा है वो बुद्धि का प्रतीक माना गया है। तो 64वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद का क्या आरोप लगा? प्रसाद पर क्या आरोप लगा है? दार्शनिक होने का, पलायनवादी होने का, यथार्थवादी होने का, आदर्शवादी होने का। तो इस पंक्ति से जो है प्रसाद पर पलायनवादी होने का आरोप लगा था। तो 65वें प्रश्न का ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये पंक्ति किस कवि की है? पंत की है, एक प्रसाद की है, एक निराला की है या महादेवी वर्मा की है? तो 66वें प्रश्न का जो है राइट आंसर है वो प्रसाद है। ये प्रसाद की पंक्ति है। और जैसे ये अगर ग्रामर की दृष्टि से इसको देखें, व्याकरण की दृष्टि से, तो इसमें कौन सा अलंकार आता है? तो इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि तारा अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यानी अंबर और उषा नागरी मतलब दोनों में क्या हो गया? मानवीकरण कर दिया गया है। तो क्या है? इसमें रूपक अलंकार है। सॉरी, मानवीकरण के बोल रहे हैं, मतलब एक रूप कर दिया गया है। तो जिसमें क्या होता है, उपमेय और उपमान में क्या होता है? भेद रहित आरोप होता है, कि मतलब किसी तरह का कोई भी भेद नहीं पाया जाता। वो क्या होता है? वो रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? पंत की, प्रसाद की, निराला की, मैथिली शरण गुप्त की। तो सरोज स्मृति जो है ये निराला की जो है रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और ये जो है उन्होंने अपनी बेटी सरोज की मृत्यु पर लिखा था। अगला प्रश्न है निराला जी की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? सरस्वती, प्रभा, चांद, इंदु। तो ये जो निराला जी की जो पंक्ति थी, कविता थी जूही की कली, इसको जो है सरस्वती पत्रिका में जब संपादन के लिए भेजा गया था तो उन्होंने इसको जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको अस्वीकृत कर दिया था। तो इसका जो है 68वें का ए वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है वह तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? छायावादी, प्रगतिवादी,
प्रयोगवादी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ये क्या है? प्रगतिवादी कविता है। अगला प्रश्न है कि महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता रहा है? प्रसाद के कि निराला के, प्रसाद के कि पंत के, निराला के कि महादेवी वर्मा के। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो राइट आंसर है निराला। निराला के जो है नाम के पहले जो है क्या है? महाप्राण। छायावादी कवि में निराला के नाम के पहले महाप्राण शब्द जो है जुड़ता रहा। तो 70वें प्रश्न का जो है ऑप्शन सी जो है वो सही है। इस तरह से आज की वीडियो में 35 प्रश्न और कंप्लीट हुए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं और आप भी हिंदी साहित्य संबंधित तैयारियां कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।